यू ऑल वेलकम बैक। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड वाला वीडियो है जिसको आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कल बना के और मैंने पोस्ट भी कर दिया है चैनल पे। तो बेसिकली इसमें 1 to 7 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये जून शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, जेई मेंस के थर्मोडायनेमिक्स के। तो टोटल इसमें 14 क्वेश्चन हैं जिसको 2 पार्ट में मैंने लॉन्च किया। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग 8th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू H2 एंड I2। H2 और I2 में डिकम्पोजिशन हो रहा है। H2 एंड I2 एट 300 केल्विन। तो डेल्टा जी नॉट फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट तीसरी बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, जून के ही शिफ्ट में। और इसके पहले क्या PYQ करोगे 2021, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। फिर से मैं बताता हूँ, डेल्टा जी नॉट ये फॉर्मूला होता है -RT के इक्विलिब्रियम। सिंस यहाँ पे गैस इन्वॉल्व है तो KP, सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है तो KC होता है। और कभी ज़रूरत पड़ने पे ये भी यूज़ कर सकते हो आप -NFE0 सेल। तो आप ये याद रखना, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये तो खैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़रूरत होगी, ये हमें अभी ज़रूरत इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है। तो इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, प्लानिंग करते हैं। आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो इसके बारे में नहीं सोचना है। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, यानी फिर से वही के इक्विलिब्रियम, अगर KP हमने निकाल लिया तो काम हो जाएगा। तो KP तो सिंपल है, 40% डिसोसिएशन दिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है। तो ये बहुत बार कर चुका हूँ, तो फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ। HI का डिकम्पोजिशन है और हमें KP फाइंड करना है। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है, चलो अब HI इसने लिखा है, स्पेसिफाई किया, तो मैं इसका 1 मोल लेके कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना, डेल्टा जी नॉट स्पेसिफाई करना चाहिए था किसके लिए, यूनिट। इसने पर मोल अच्छा दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर मोल दे रखा है। तो इसका मतलब HI का हमें 1 मोल लेना है एंड हाफ I2, ये इक्विलिब्रियम हमें कंसिडर करना होगा। तो शुरुआत करते हैं, वही इनिशियल पहले P प्रेशर मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, जैसा कि है इसने बताया 40% डिसोसिएट हो रहा है। तो P का 40% 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 P यहाँ पे कितना आएगा, इसके 1 मोल से हाफ बन रहे हैं। तो इसका मतलब जितना डिसोसिएट हुआ है 0.4, इसका हाफ ये बनेगा एंड सिमिलरली हाफ ये भी बनेगा। तो ये हमारे पास पूरा इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का नेट सम 1 atm के इक्वल होगा। तो आप तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो P ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ये फिर से P आ जाएगा, आप ऐड करके देख लेना। तो P की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब KP निकालने की बारी है। तो KP क्या होगा, मैं इसको 0.2 लिख रहा हूँ, 0.2P मल्टीप्लाइड बाई 0.2P, दोनों पे पावर हाफ लगाना होगा आपको। हाफ लगाने का रीज़न पता चल रहा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट्स हाफ है, और डिवाइडेड बाई ये 0.6 आएगा सब्ट्रैक्ट होके 0.6P। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो ये हाफ हाफ दो मिलके एक हो जाएंगे, तो 0.2P हो जाएगा बाई 0.6P। तो ये तो PP से इंडिपेंडेंट हो गया 3 टाइम्स। अच्छा, ये मैंने भी नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे डेल्टा NG 0 है, मैंने भी सॉल्व कर दिया क्योंकि डेल्टा NG 0 होता है तो प्रेशर वगैरह कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती। एनीवे 1/3 आ गया, बेसिक से ही फॉलो किया करो। तो ये हमारे पास 1/3 आ गया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो इसने log 3 दे रखा है हमें, दैट विल बी हेल्पफुल डेटा, राइट। तो यहाँ से अब मैं पुट करने की बारी है। तो जो डेल्टा जी नॉट होगा माइनस R की वैल्यू है 8.31, R की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और ln को मैं लिख रहा हूँ ln 1/3 आएगा ये। तो यहाँ पे ln जो है इसको हम लिखेंगे 2.303 log 1/3। अब log 1/3 ये माइनस log 3 हो जाता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आप प्लस कर दो, पहले ही मैंने प्लस कर दिया। 8.31 इंटू 300 इंटू 2.303 log 3 हो जाएगा। अब ये log 3, और ये log 3 की वैल्यू आप 0.477 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो। देखो मैं यहाँ तक कैलकुलेशन इसीलिए किया क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ln KP को कैसे हैंडल करेंगे नहीं पता होता है, इसके लिए बताया है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये वैल्यू आ रही है 2735.07। और एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ऑलरेडी ln 10 की वैल्यू 2.3 दी हुई है, तो इसको 2.303 ना लेके आप 2.3 लेना,
क्योंकि वही ln 10 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 2.3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो इसीलिए नियरेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू हो जाएगी। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे अब आते हैं। ये रहा 9th क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स मैच है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये मैंने कंडीशन लिख दी। होता क्या है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। बाकी कंडीशंस भी मैंने यहाँ लिख दी। अगर जीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है, और अगर ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, अभी तो हमारा इससे काम हो जाएगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस करें तो पूरा ही कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये रिलेशन है हमारे पास डेल्टा जी का। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर यहाँ नॉट लगाओगे तो यहाँ पे भी नॉट लगाना होगा, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अभी ध्यान रखना, डेल्टा जी नॉट का कोई रिलेशन नहीं है। डेल्टा जी नॉट इज़ नो वे रिलेटेड विद द स्पॉन्टेनिटी। अगर कोई कहे कि क्या डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, चांसेस होते हैं, इसीलिए बहुत बार हम डेल्टा जी नॉट को ही देख के बताते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में, बट इट इज़ चांस, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि स्पॉन्टेनियस होगा। एक्चुअल डेल्टा जी बताता है, इट्स नॉट डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी का ये एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना है स्पॉन्टेनियस के लिए, तो इसको नेगेटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो ये वैल्यू को पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ई सेल के टर्म में पूछा जाए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी सेल का, तब वो स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी के टर्म में डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। वैसे इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी जीरो होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम है, तो इस फॉर्मूले से ये जीरो होने के लिए इसको जीरो होना होगा, इसीलिए ई सेल अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली डेल्टा जी पॉजिटिव अगर होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना होगा। तो उस केस में अगर कभी किसी सेल का ई नॉट दे दे, सॉरी ई सेल दे दे नेगेटिव, तो इसका मतलब समझ जाओ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। तो ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, यही कंडीशन है। तो अभी तो हमें सिर्फ डेल्टा जी से मतलब है, तो ये रहा डेल्टा जी मैच हो गया, ये नेगेटिव कह रहा है। अब कह रहा है प्रोसेस विथ डेल्टा पी जीरो एंड डेल्टा टी जीरो। तो ये तो कांस्टेंट प्रेशर को बता रहा है, प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है डेल्टा पी जीरो, और ये आइसोथर्मल को बता रहा है डेल्टा टी जीरो। तो आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस देख लो, ये थर्ड मैच कर गया। यही दे ही दिया उसने, आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें पी कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल का मतलब टी कांस्टेंट। डेल्टा एच रिएक्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा हाँ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखो हीट ऑफ रिएक्शन अब मैं बता देता हूँ, किसी भी रिएक्शन का हीट कैसे निकालते हो। मान लो एक रिएक्शन ले लो, ए बी, ये मैंने लिख दिया। तो देखो मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसका डेल्टा एच आर निकालना है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, वो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या डेटा दिया है। अगर सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा एच आर निकालने का तरीका फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट से कि फॉर्मेशन समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनके समेशन का डिफरेंस। लेकिन कभी कभी बॉन्ड एनर्जी डेटा दे देगा, कि सारे बॉन्ड एनर्जी डेटा दे देगा। तो जब बॉन्ड एनर्जी डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होगा, यानी समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन में हम फॉर्म करने की बात कर रहे होते हैं, और बॉन्ड एनर्जी में हम बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहे होते हैं। तो दोनों में अपोजिट का रिलेशन हो गया भाई, एक में फॉर्म कर रहे हो, एक में ब्रेक कर रहे हो, तो माइनस का रिलेशन होगा ना। तो वही जब इसमें माइनस लगाते हैं तो प्रोडक्ट पहले, रिएक्टेंट पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में चला जाता है। तो अभी इसके बारे में इसने डिस्कशन किया है, तो यही वाला मैच हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट यही दिया है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया डेल्टा एच इसके साथ। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो पता ही है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। किसी भी हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा नेगेटिव होगा अगर एक्सोथर्मिक है तो, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो ये एंडो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट के साथ मैच। तो ओवर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने बता दिए इसमें। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है अब व्हेन 5 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वर्क डन इज। देखो भाई आइसोथर्मल है, ठीक है, तो पहले मैं वर्क डन के बारे में आपको बता ही देता हूँ, सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। ये मैंने सारे फॉर्मूले को लिख दिया। तो देखो प्रोसेस अगर आइसोथर्मल हो तो रिवर्सिबल वर्क इट इज़ गिवन बाय दिस माइनस NRT ln V2 बाई V1। अब इसमें ये भी याद रखना कि जो होता क्या है, अगर आइसोथर्मल है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो बहुत बार ना इस रेशियो को आप बदल सकते हो, और इनफैक्ट ये NRT के इक्वल होता है। ये रिलेशन आप ध्यान में रखना,
तो आप कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं फ़ायदा ये होगा कि V2/V1 अगर आप निकालना चाहो तो V1 को इधर डिनोमिनेटर में ले जाओ तो V2/V1 एक्चुअल में P1/P2 होगा। तो बहुत बार नहीं गिवन होता है V2 और V1, और उसकी जगह P1 P2 गिवन होता है। तो ये याद रख लेना कि यहाँ पे अगर आइसोथर्मल के लिए मैं लिख रहा हूँ V2/V1 जो हो जाएगा ये P1/P2 हो जाएगा। तो इस रेशियो में आप P1/P2 लिख सकते हो। ऊपर से NRT गिवन नहीं है, तो NRT की वैल्यू चाहे तो P1V1 के इक्वल कर दो या P2V2 के, यानी इसकी जगह आप P1V1 भी लिख सकते हो या P2V2 भी लिख सकते हो। ये मॉडिफिकेशन ध्यान में रखना होगा। इरिवर्सिबल का तो ये अकेला इकलौता फॉर्मूला है जो हर जगह यूज़ होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। P2 एक्चुअल में होता है क्या, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P एक्सटर्नल का मतलब वही फाइनल प्रेशर होता है, इसीलिए मैंने इसको P2 लिख दिया। P2 और V2 माइनस V1, डेल्टा V का मतलब यही होगा ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला एकदम याद में रखना है, पूरे इरिवर्सिबल में यही चलेगा। अब आते हैं एडियाबैटिक में। ये रहा एडियाबैटिक में फॉर्मूला। एडियाबैटिक में कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले का, यहाँ पे और यहाँ पे सेम फॉर्मूला है। ठीक है, आप कहोगे सर अगर फॉर्मूला सेम है तो वर्क भी सेम होगा, तो भाई फॉर्मूला सेम होने से वर्क सेम नहीं होता है। फोर्स का फॉर्मूला आप हर जगह ma लगाते हो, F=ma, तो क्या हर जगह फोर्स इक्वल हो जाता है? तो अगर आप किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल से ले जाओगे और इरिवर्सिबल से ले जाओगे तो उसका फाइनल कंडीशन अलग अलग आएगा। यानी सेम P1V1 से आप शुरू करो, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक से एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से, दोनों का जो फाइनल कंडीशन होगा P2V2 वो दोनों अलग अलग आएगा, इसीलिए वर्क अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये तो खैर मास्टर फॉर्मूला है ही, तो यूनिवर्सल है, चाहे कोई भी इरिवर्सिबल हो ये तो हमेशा लगेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एडिशनली आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रोवाइडेड आपको इरिवर्सिबल का फाइनल कंडीशन दिया हो। ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल वाला उठा के इरिवर्सिबल में रख दो तो गलत हो जाएगा। दूसरा चीज़, आप इसके वर्क को ऐसे भी लिख सकते हो NCV∆T। आप कहोगे सर ये कैसे, तो मैं बताऊंगा कि देखो एडियाबैटिक की पहचान होती है कि Q0, इसकी पहचान होती है कि T कांस्टेंट, वो तो यूज़ हो चुका Q0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U=Q+W होता है। अब Q 0 है, इसका मतलब जो W होगा वो डेल्टा U के इक्वल है, और किसी भी आइडियल गैस के लिए डेल्टा U होता है NCV∆T। तो इसीलिए अगर Q 0 है तो W जो हो जाएगा NCV∆T के इक्वल हो जाएगा, जो कि एडियाबैटिक के केस में होता है। तो ये भी आप ज़रूरत पड़ने पे लगा सकते हो। अगर आपको P1V1 P2V2 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो बेस्ट है कि आप इसको लगा दो NCV∆T। मैंने थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो बना रखा है, पूरा कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, आप मेरे PYQ वाले लिस्ट में जाओगे तो सबसे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर का वीडियो दे रखा है, फॉलोड बाई PYQ क्वेश्चंस, तो आप उसको वॉच कर सकते हो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का एक वीडियो होगा, उस पर लिखा हुआ होगा। अब आते हैं आइसोबारिक। भाई आइसोबारिक का एक ही फॉर्मूला चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, खैर ये तो यही है, ये बोलो या ये बोलो बात बराबर है। इसमें क्या होता है, प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस भाई DW यहीं से शुरू होता है ना, -PdV। जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो प्रेशर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसमें तो P2 लिखें P1 लिखें, क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक है, आपको पता है ना ये सेम ही प्रेशर है थ्रू आउट, P1 लिख दो P2 भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं होगा, या सिंपली P लिख दो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो W=-P इंटीग्रेशन ऑफ DV। इंटीग्रेशन ऑफ DV हो जाएगा V2-V1, क्योंकि लिमिट ऑफ V1 से V2 रखोगे, तो इसीलिए यही फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी, यही फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब आप आइसोकोरिक लोगे तो दोनों ही जीरो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं बदलता है, इसमें P कांस्टेंट होता है आइसोबारिक में, तो ये कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि DV 0 हो गया। तो ये फॉर्मूले की लिस्ट मैंने दे दी। अभी जो फॉर्मूला अंडर कंसिडरेशन है आइसोथर्मल का रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ये वाला फॉर्मूला मैं टारगेट करने जा रहा हूँ। तो आते हैं, अब देखते हैं इसको, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, इससे मुझे पता चल गया। ठीक है, तो मैं वर्क का वही फॉर्मूला -2.303 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ln को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। 2.303 nRT, n दिया हुआ है 5, मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट n 5, r की वैल्यू 8.3, T 300 केल्विन दे रखा है। फिर इधर आ जाएगा लॉग, क्योंकि 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ln अब लॉग में बदल जाएगा, अदरवाइज़ वो ln था, nRT ln था तो लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉग फाइनल वॉल्यूम 20/10, तो ये हो जाएगा log 2। ये देखो log 2 की वैल्यू में 0.303, यानी इसकी जगह अब आपको पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, पुट कर देना मल्टीप्लाई में 0.3010, और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। ये वैल्यू आ रही है 8630.37, तो यही नियरेस्ट इंटीजर में ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट,
कह रहा है 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज़ 20 लीटर। तो देखो भाई, सबसे पहला तो इसने आइसोथर्मल कह दिया, ऊपर से कह दिया वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब P0 है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस एक्सपेंशन इज़ ऑलवेज, ये एडवांस में भी बहुत बार पूछा गया है। देखो सबसे पहला T कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद P0 प्रेशर 0, एक्सटर्नल प्रेशर 0। तो इसे क्या कंक्लूड करेंगे? देखो डेल्टा यू अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था NCV डेल्टा T होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस ही दिया है। तो अगर डेल्टा टी कांस्टेंट है तो इसका मतलब डेल्टा T0, यानी जो पहले टेम्परेचर वही बाद में है, तो डिफरेंस 0 हो गया। तो ये पार्ट 0 होते ही नेट डेल्टा U 0। अब वर्क आते हैं, वर्क होता है DW माइनस PdV। तो भाई P 0 हो गया, तो इसका मतलब P 0 हो गया तो वर्क 0 हो गया। तो ये दो चीज़ 0 हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U होता है Q प्लस W। तो इसमें आपने डेल्टा U 0 कर दिया, Q को 0 कर दिया, इसका मतलब सॉरी Q नहीं, W को 0 कर दिया, ये W है, W को 0 कर दिया, तो इसका मतलब Q की वैल्यू हो गई ऑटोमेटिकली 0। ख़त्म हो गया कहानी। तो ये 0 हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 12th। कह रहे फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर। देखो ओपन कंटेनर है यानी प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ओपन कंटेनर, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो जो भी हीट एसोसिएटेड होगा QP, जो कि डेल्टा H के बराबर है, ठीक है। तो डेल्टा H इज़ इतना, इनफैक्ट इसने लिख ही दिया, ना भी लिखता ना तो हम डेल्टा H ही लेते हैं। तो डेल्टा HC की वैल्यू इतनी दे दी है। आप कह रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज डेल्टा U पूछा है। ये तो मतलब मेंस इस पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, यही केस है जिसको आप QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT कहते हो। इसके पहले वाले वीडियो में भी ये आ चुका है, यानी इसके पहले जो क्वेश्चन है ना 1 to 7 में, वो 2 बार पूछा जा चुका है। अगर आप 2021 में देखोगे तो एक ही पेपर में 3-4 बार पूछ दिया है, ठीक है। मतलब एक पेपर का मतलब एक शिफ्ट के पेपर में 3-4 बार पूछ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो रहा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत करते हैं, हर एक को फाइंड करते हैं। तो देखो डेल्टा HC इसने दे दिया है, और यहाँ पे हमसे 1 मिनट 1 मोल के लिए डाटा दिया हुआ है ना, तो ये 1 मोल का ही पूछा है। तो ये वैल्यू तो हमें पता है, मैं लिखता जा रहा हूँ कि ये वैल्यू है 601,700। किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3 700 इतना आ गया। हमें डेल्टा U फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। डेल्टा U हमें फाइंड करना है। डेल्टा NG, तो डेल्टा NG को टारगेट करते हैं। भाई मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम को जलाओ, ये हाफ O2 और MgO बनेगा। मैग्नीशियम के ऑक्साइड का यही फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम का, हाँ कंबशन है मैग्नीशियम का। तो ये गैस है, दिस इज़ गैस, दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ सॉलिड। तो इसका डेल्टा NG फाइंड करो। डेल्टा NG मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट में गैस का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट में गैस का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में तो कोई गैस है ही नहीं, तो गैस का कोफिशिएंट 0 में से रिएक्टेंट में गैस का कोफिशिएंट आपको कैसे, ये तो सॉलिड है, इसको इग्नोर कर दो। ये रहा गैस, इसका कोफिशिएंट हाफ दिया हुआ है, तो माइनस हाफ कर दो, तो ये वैल्यू आ गई -1/2। तो इसको पुट करते हैं, डेल्टा NG हो गया -1/2। तो मैं इस प्लस को हटा के -1/2 कर देता हूँ, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। और R की वैल्यू है 8.3, और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा U आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, तो ये मैंने हटा के प्रॉपर माइनस दे दिया। तो देखते हैं डेल्टा U कितना आता है। ये आ रहा है -600.45, ठीक है। तो किलो जूल में आ रहा है, ऐसे आ रहा था वैल्यू 55, यानी 600455। तो इसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, इतना किलो जूल। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। ओके, तो मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। इसमें नियरेस्ट इंटीजर में कहा है, तो 600 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है 17 ग्राम अमोनिया कंप्लीटली वेपोराइजेज एट 33.42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 bar pressure. The enthalpy change in the process is 23.4 किलोजूल पर मोल। ओके, इंथैल्पी का चेंज दिया हुआ यानी डेल्टा H का चेंज है, और ये वेपोराइज हो रहा था। इंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ 85 ग्राम अमोनिया अंडर द सेम। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। 17 ग्राम का आपको इंथैल्पी चेंज इतना दिया हुआ है, 85 ग्राम का, तो इधर क्वांटिटी इसने 5 टाइम्स ज़्यादा कर दी है, तो हीट भी 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा सीधा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो।
ठीक है, तो मैं ड्रॉप करता हूँ इसको, ये आ रहा है 117। ठीक है, तो सिंपल, क्वांटिटी 5 टाइम्स तो हीट भी 5 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं 14th और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 2.2 ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड, N2O दिया है, गैस इज कूल्ड। देखो जब भी मेरे को N2O याद आता है मैं ऑलवेज एक चीज़ बता देता हूँ, सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट 3, CO, N2O एंड NO। याद रखना, बहुत बार ये हेल्प करता है, ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। बाकी सारे ये दिख गया मुझे इसलिए मैंने बता दिया। बाकी जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे दे ऑल आर एसिडिक, और ये लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो खैर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इज कूल्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम दिस टू दिस, इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक कूल किया गया, काउजिंग द कंप्रेशन ऑफ द गैस फ्रॉम दिस ml टू दिस ml, गैस कंप्रेस्ड भी हो गई। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस इज दिस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो प्लानिंग करते हैं, डेल्टा यू अगर निकालना है तो भाई फर्स्ट लॉ और कुछ नहीं, रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा एच डेल्टा यू का जो रिलेशन है वो हेल्प कर सकता है। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, गैस का कूलिंग हो रहा है, गैस N2O ही रह गया थ्रू आउट, तो एक ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही हेल्प करेगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है 1 मिनट देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है कांस्टेंट प्रेशर पे यानी W दे दिया है, और 1 मिनट। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी जो डेटा सपोर्ट कर रहा है वो इस तरीके से। सबसे पहले तो Q निकालते हैं। Q तो भाई सीधा हो जाएगा NC डेल्टा T, ये रहा स्पेसिफिक हीट दे रखा है, ठीक है, और वर्क डन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, देख रहे हो ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ही पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क हो जाएगा माइनस P, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर जो कह रहा है ना जिस प्रेशर के अगेंस्ट में है, तो P एक्सटर्नल लिख दो, या वही इकलौता ही प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर, तो P एक्सटर्नल मैं लिख देता हूँ इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1। ठीक है, ये आ जाएगा और इसको पुट करके हम डेल्टा यू फाइंड करेंगे। ये हमारी हो गई प्लानिंग। दूसरा, अगर हमें CV गिवन होता, जो कि अभी गिवन नहीं है, CV अगर गिवन होता ना तो हम NCV डेल्टा T डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो भी एक तरीका था, लेकिन अभी जो डेटा दे रहा है वो इस तरीके से दे रहा है। तो आते हैं पहले Q को सॉल्व करते हैं। तो Q N नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं, तो ये रहा गिवन मास बाई मोलर मास, N2O का मोलर मास निकालोगे 44 आएगा, तो NC की वैल्यू है 100, ये आप रख दो, और इनटू डेल्टा टी आप चेक कर लो, 270 माइनस 310 करोगे तो ये वैल्यू -40 आएगी, -40, तो ये कर आके आ रहा है -200 जूल्स। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं वर्क कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप आराम से निकाल लो क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में इसको जूल्स में करना होगा। तो पहले प्रेशर को आप रख दो ATM में 1, और वॉल्यूम को रख दो जो भी दिया हुआ है, लीटर ml में दिया है, लीटर्स में एटलीस्ट कन्वर्ट कर लो इसे। तो V2 माइनस V1, ये रहा V2 फाइनल वॉल्यूम, तो ये लीटर्स में आ जाएगा 0, अभी हाँ नहीं लीटर्स में कर लेना ज़रूरी है, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये लीटर्स में मैंने 1000 से डिवाइड करके कर लिया, -0.2171, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको मैं एक बार कैलकुलेट करके निकालता हूँ। ये आ रहा है ये माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ रहा है 0.04935 लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को ATM में रखा है, तो लीटर ATM भाई लीटर एटमॉस्फेयर को पहले जूल्स में कन्वर्ट करो। इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं एक आपको ट्रिक ही बता देता हूँ, ठीक है, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। R की 3 वैल्यूज़ याद रखो, एक होता है 8.31 जूल्स में, बाकी जूल्स पर मोल पर केल्विन वो तो साथ में है तो उसको मैं नहीं लिख रहा। दूसरा होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर में, और तीसरा होता है 2 कैलोरीज़ में। तो किसी को भी मान लो जैसे अभी लीटर एटमॉस्फेयर है, तो मान लो 2 लीटर एटमॉस्फेयर को मुझे कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो मैं क्या करूँगा, इसको R से डिवाइड और R से मल्टीप्लाई करूँगा। R से जब डिवाइड करूँगा तो मैं लीटर ATM वाला यूनिट रखूँगा, और मल्टीप्लाई करते समय वो यूनिट जिसमें मुझे चाहिए, जैसे जूल्स में चाहिए तो जूल्स वाला यूनिट रखूँगा। इसे लीटर ATM यूनिट वाइज कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे क्या करूँगा मैं, R लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू है 0.082, ये रख दिया, और मल्टीप्लाई कर दूंगा जूल वाले से, यानी 8.31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये जूल्स में आ जाएगा। तो सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, ये लीटर एटमॉस्फेयर है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए
04935 है, इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करूँगा मैं लीटर एटमॉस्फेयर वाले यानी 0.082 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 8.31। इसका बेटर है रेशियो निकाल लो, ये बहुत क्लोज आता है, 101 के आसपास आएगा। ठीक है, उसी को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये वैल्यू आ रहा है 5, तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, जूल्स में। तो बस अब ये दोनों आ ही चुके हैं, इसमें पुट करने भर की देर है। डेल्टा यू अपने आप बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा यू आ जाएगा -200। ठीक है, और वो ये वैल्यू आ रही है डब्ल्यू की +5 कैलकुलेट करके हमने जो सॉल्व किया है +5। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -195 जूल्स विल बी द आंसर। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, ये जो x की वैल्यू है -195 जूल्स। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें, ये आंसर्स आ गए हमारे पास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।